राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक का जो पहला अध्याय है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक का जो पहला अध्याय है उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक जीवन परिचय। तो इस अध्याय को हम रीड करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। मतलब 1947 से पहले राजस्थान के नाम से कोई इकाई नहीं थी, भौगोलिक इकाई नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जो है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा गया। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया और उसके बाद 30 मार्च 1949 को स्वतंत्रता के बाद एकीकरण में 30 मार्च 1949 को इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया। और इसी दिन 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। जैसे राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, जैसे मरु है, धन्व है, जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है आदि हैं। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है। धन्व या मरुस्थल का अर्थ एक ही है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। जोधपुर को पहले मरु और फिर उसके बाद इसका नाम कहलाया मरुवार कहलाया और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ शमी, केल या पीलू आदि होते हों। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख राजस्थान में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर का एक विस्तृत भूभाग है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम विराट नगर था। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए इस क्षेत्र में धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में शामिल थे और धौलपुर और करौली वाले जो भूभाग है वो सूरसेन राज्य में सम्मिलित हैं। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख भी हमारे को जो है मिलता। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वह कांटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांटल। उसके बाद क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था इसलिए इसका नाम कांटल पड़ा और 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इस नक्शे में देख सकते हो कि जो बीकानेर वाला क्षेत्र है इसको जांगल के नाम से, इधर जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ के नाम से, अलवर भरतपुर वाला मेवात के नाम से और जो है अपना भीलवाड़ा जो क्षेत्र उपरमाल के नाम से, हाडोती वाला हाडोती नाम से, कोटा बूंदी बाजार झालावाड़ और इधर नीचे बांसवाड़ा डूंगर पर वागड़ के नाम से, उदयपुर वाला मेवाड़ के नाम से, जोधपुर वाला मारवाड़ के नाम से, जैसलमेर माड़ और ये बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र जो मरु के नाम से। इस प्रकार से प्राचीन समय में राजस्थान में अलग अलग जो है प्रदेशों के अलग अलग नाम थे, प्राचीन स्थानीय नाम थे ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेस चोटगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण इसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। बेस चोटगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? उपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का प्रदेश हाडोती के नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। अब हम इतिहास का काल विभाजन देखते हैं कि
हमारे राजस्थान के इतिहास को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि संपूर्ण इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग का मतलब है कि इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, मतलब उस समय उसको लेखन का ज्ञान नहीं था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु उनको अभी तक स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है या उनकी जो है लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपरित लिखित साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। आद्य युग कब तक रहा है? ये जो है 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और जो ऐतिहासिक युग है वह 600 ईसा पूर्व के बाद जो वर्तमान तक की जो स्थिति है उसको हम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग से राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ। बिल्कुल सही बात है। मानव सभ्यता जो है सबसे पहले कहाँ पनपी? नदी घाटियों में पनपी, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। कहा जाता है कि यहाँ पर समुद्र था और बाद में ये मरुस्थल में परिवर्तित हो गया और सरस्वती तथा दसदती नाम की जो नदियाँ हैं यहाँ पर समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यहाँ पे रहना मानव के लिए आसान था। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं, जिस समय जो पत्थर का युग था, स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल मतलब पाषाण से पहले का काल, पत्थर से पहले का काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट का जो पत्थर है के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार, हस्तकुठार यानी क्या होता है? हैंड एक्स, कुल्हाड़ी होती है, जो खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात सेटन काल ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हमारे को प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय जो है वो भी ऑलचिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का क्षेत्र था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में एक लूणी नदी बहती है और उसकी सहायक नदियों के जो है चित्तौड़ की बेडज घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। छोटे छोटे और हल्के और बहुत ही कुशलता से, स्किल से इनको निर्मित किया गया है। ये उपकरण जैसे जस्पर, एगेट, चट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड आता है, इग्लेवर आता है, ड्रो एंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्केपर,
पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल। अब हम बात करते हैं उत्तर पाषाण काल जो है उसकी। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। जैसे अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से हमारे को उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में धातु काल कौन सा है? धातु काल ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से हमें पाषाण, ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो है सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलुंड राजसमंद में है, आहड़ व जाडोल उदयपुर में है, पिंड पाड़लिया चित्तौड़गढ़ में है, कुराड़ा नागौर में है, सावनिया व पुगल बीकानेर में है, नंदलालपुरा जो हमारी सभ्यता है, किलाडोद सभ्यता चितवाड़ी सभ्यता ये जयपुर में है, नंदलालपुरा किलाडोद चितवाड़ी सभ्यता जयपुर में, एलाना है जालोर में, एलाना कहाँ है? जालोर में, बूढ़ा पुष्कर जो है वो अजमेर में, और कौल माहौली सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। मल्लाह जो हमारी सिविलाइजेशन है वो भरतपुर में है आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय ताम्र जो धातुकालीन है, ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, जिसमें हम बात करते हैं गणेश्वर, कालीबंगा, गीलूंड, आहड़, जाडोल, पिंड पाड़लिया, कुलाड़ा, साबड़िया, पूगल, नंदलालपुरा, किराड़ोद, चितवाड़ी, एलाना, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कौल मोहली, मल्लाहा, भरतपुर ये सभी जो है ताम्रपाषाण ताम्रकांस्य काल के उदाहरण है हमारे राजस्थान में। हम बात करते हैं अब लौह काल की, जो है आयरन एज की। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात आता है लोह का ज्ञान। मनुष्य को किसका ज्ञान हुआ? उसके बाद लोहे का ज्ञान हुआ, और लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया था। राजस्थान में नौह जो भरतपुर है, जोधपुरा जो जयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है, रेड जो टोंक में है आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण हमारे को मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है। कहाँ से मिली हैं? जोधपुरा तथा सोनारी से हमारे को लोहे को गलाने की भट्टियां मिली हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष भी हमारे को मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड जो टोंक में है उसे लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसे राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृतभांड यानी क्या होता है? मिट्टी के बर्तन संस्कृति पेंटेड ग्रेवेयर PGW का उदय हुआ, और इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जो जयपुर में है, विराटनगर भी जयपुर में है, सुनारी, नौह आदि स्थानों से ये मिले हैं हमारे को मृतभांड। और इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व जो ऐतिहासिक काल में आता है से हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। और हम अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा उसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। प्राचीन रुद्रदती नदी और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में जो आज से 6000 वर्ष से भी पुरानी सभ्यता है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान यहाँ से हमारे को काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो मिली हैं, इसके कारण इसका नाम पड़ा है कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और सर्वप्रथम इसको अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1952 के अंतर्गत, और तत्पश्चात 1961-1962 में BB लाल और BK थापर के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के हमारे को 5 स्तर सामने आए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर हैं, तो 5 स्तर है। कितने स्तर है? 5 स्तर। प्रथम 2 जो स्तर हैं
तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। और वहीं तीसरा, चौथा और पाँचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समान और समकालीन हमारे को दिखाई देती हैं। पहला और दूसरा जो स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, और तीसरा, चौथा, पाँचवा जो स्तर हैं वह हड़प्पा के समकालीन हैं, समानांतर हैं। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कालीबंगा को प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की, और हड़प्पा यानी हड़प्पा की समकालीन। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। हनुमानगढ़ के अंतर्गत मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया था। मकान बनाने में मिट्टी की जो ईंटें हैं उनको धूप में बनाकर पकाकर उनका प्रयोग किया गया था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई हमारे को मिलती हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में दो फसल उगाते हैं, और यहाँ से जो है दो फसल एक साथ उगाने के भी हमारे को साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवदान की पद्धतियों की जानकारी हमारे को मिलती है कि वहाँ का जो कब्रिस्तान है, जो शमशान घाट है, उसमें किस प्रकार से वो अपने शवों को जलाते थे। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी के 6 छिद्र मिले हैं, और एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे उसके हमें मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का यहाँ से प्रमाण भी मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बच्चे की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, और कालीबंगा से मस्तिष्क शोथ बीमारी में इलाज का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ माना जाता है कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को मस्तिष्क शोथ की बीमारी का इलाज का जो है ज्ञान था। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी मिली है हमारे को। क्या मिली है? खिलौना बैलगाड़ी। यहाँ से हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन कुंड। लकड़ी की नाली मिली है। क्या मिला है? नकली की नाली मिली है। बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। और बेलनाकार जो मोहर क्या काम आती थी? मोहर छाप लगाने के काम आती है। जैसे आपकी प्रिंसिपल की मोहर होती है, किसी भी माल को ट्रेड करते हैं तो उस समय ये काम आते थे हमारे। उसके बाद आती है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी आती है? सॉरी, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इसको आयड़ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आयड़ नदी के किनारे हैं। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं, और यहाँ से हमारे को पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। हमारे को आर्य सभ्यता जो है एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूलकोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं हम। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य यहाँ पे किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। अब यहाँ पे हमारे को जो शवाधान में जब उनको दफनाया जाता था, उनके साथ में आभूषण भी रखे जाते थे। तो यहाँ से इस सभ्यता के अमीर होने का पता चलता है कि यहाँ की जो सभ्यता है लोग थे वो क्या थे? अमीर थे। जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है कि ये जो आभूषण है ये इनके अगले जन्म में भी काम आएंगे। तो इससे मृत्यु के बाद के जीवन की जो संभावना है उसको भी दर्शाया गया है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे को यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम, इसको हम ताम्रवती नगरी भी कह सकते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, जो तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका नाम रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अगली जो हमारी सभ्यता है वह है गिलुंड सभ्यता। कौन सी है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ सभ्यता से ही जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। बीबी लाल जी ने यहाँ पे निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे तथा एवं पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका की प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया, और उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हमारे को यहाँ से मिले हैं, जिसका समय बताया गया है 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है।
गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? टॉयज ऑफ सॉइल मिले हैं हमारे को। पत्थर की गोलियां मिले हैं। एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं। इसके अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया था। अगली जो सभ्यता है हमारी वो है बागोर सभ्यता। कौन सी है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर ये डॉक्टर V.N. मिस्त्री के निर्देशन में 1967 ईस्वी में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में हमारे को लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों की आर्किटेक्ट होने को प्रमाणित करते हैं। बागों से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? छेद वाली सुई हमारे को मिली है बागों से। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हमारे को मिले हैं। सब जो सबसे प्राचीन तक साक्ष्य हैं हमारे राजस्थान से, बागोर से। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र ये रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीमका थाना सीकर कांतली नदी के किनारे पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये नीमका थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है और ये ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपस्वर्णी मृदभांड कहते हैं। कहाँ से? गणेश्वर से हमारे को जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसे हम कृपस्वर्णी मृदपात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य हुए हैं कि गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ये साक्ष्य हमारे को मिले हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। भीनमाल जो सभ्यता है वो जालौर की सभ्यता है, एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आज अग्रवाल ने करवाया था। और यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र और एक यूनानी सुराई हमारे को मिली है। कहाँ से मिली है? भीनमाल जालौर से हमारे को क्या मिला है? यहाँ से मिला है रोमन एम्फोरा सुरा पात्र मिला है और एक यूनानी सुराई मिली है। ये जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है कि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। कहाँ से? भीनमाल जालौर से। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। भीनमाल जालौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? श्रीमाल। इसी प्रकार ईसवाल जो है उदयपुर में है। ये यहाँ से हमारे को प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी हमारे को मिले। कहाँ से? ईसवाल उदयपुर से। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष हमारे को मिले हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष हमारे को कहाँ से मिले हैं, तो मत्स्य जनपद में स्थित जो बेराट की पहाड़ी है, बेराट सभ्यता जो जयपुर में है वहाँ से मिले हैं। दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमारे को अशोक का जो स्तंभ लेख है वो भी मिला है। बेराट के समीप अशोक का हमारे को भाब्रू अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? भाब्रू अभिलेख, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे जो है ठोस प्रमाण माना जाता है। अगली जो हमारी सभ्यता है वो बालाथल है। बालाथल उदयपुर में है। प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई
और इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौड़, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, नौबतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है और इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इसलिए इन्हें वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने इसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित तो होता ही है। महाभारत में भी राजस्थान के आडू का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडु राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। यह कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष जो भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था बिताया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त प्राप्त नहीं है। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती हैं। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई हमारे को देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय होता है और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष होता है, उनके आपसी टकराव होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है राजस्थान के जनपद, प्रमुख जनपद। अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। उनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा मत्स्य जनपद है, वो है मत्स्य जनपद। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। वह 300 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमानित है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश के में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बेलाट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ माना जाता है और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी हमारे को नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई और मत्स्य जनपद के
निकट आधुनिक अलवद के कुछ भागों में सालों जाती रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया और मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया गया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध में शामिल कर लिया। आप सभी को पता है कि सबसे शक्तिशाली जो जनपद था उसका नाम था मगध। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में और उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगती है धीरे धीरे और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगती है। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। क्या कहलाए? राजपूत राजवंश। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत हर्ष की उत्पत्ति के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्ति तक जो है समय को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है या राजपूत युग के नाम से जान जाते हैं। तो राजपूत कौन थे? ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक अनेक जो है मत अपने प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सामान्य हो, सर्वमान्य हो, जिसको हम मान सके। डॉक्टर गोजी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटक व बाणभट्ट के हरिश्चंद्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का उपयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा के द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे और उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की जो टिप्पणियां हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम वैदिक आर्यों की संतान वाला जो मत है उसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा सी.वी. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ण की संतान मानते हैं और उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी इनका पूर्ण विश्वास था और उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। तो ये वैदिक आर्यों की संतान का मत जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान जो है उसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य ऋषि तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे और इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते हैं। विशिष्ट मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जिनका नाम है, पहले का नाम प्रमाद, दूसरे का नाम चालुक्य और तीसरे का नाम प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, प्रमाद, चालुक्य और प्रतिहार, तो विशिष्ट योद्धा चौथा योद्धा उत्पन्न किया गया उस यज्ञ से, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली था, हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। क्या रखा गया? चौहान। तो चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ अग्निकुंड से मानी गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, उन्होंने युचि
आदि की यज्ञ अग्नि के द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो तथा और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको अपन पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान हैं, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का फर्क सहित खंडन करते हैं। अगला जो मत है वह है विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा शीतियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब से शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। और टोड ने राजपूतों को शक शीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक शीतियन और होनों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.S. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। कब प्रकट हुई थी? 8वीं और 9वीं शताब्दी में लिखा है V.S. स्मिथ ने राजपूतों को हुनों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को भी कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा से बताते रहे हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या शीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित हैं और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही होता था, ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं, वो कतई एक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं के समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य हैं कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय मैं जो है सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक आप इस फर्स्ट पार्ट को जो है अच्छी तरह रीड कर ले और इसको अच्छी तरह समझ ले, जिससे कि आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें ये जो है मेल का पत्थर साबित हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण जो राजस्थान की जो 9 से 12 तक जो किताबें चलती है उनका अध्ययन करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी तरह आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को जारी करके रखें, जैसे कि जैसे ही वीडियो बने तो मैं आप तक इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।